कंडक्ट मिलता है एंड दैट इज ऑफ द वेरी सीरियस नेचर. सो ये फॉलो करता है कि कंसंट्रेशन ऑफ द वेल्थ ना हो. एंड यू नो, in Indian economy, the exercise of surveillance and adopting proper measure in case of economic concentration was started from this MRTP Act, but later on some theorists and commission, the Raghavan Commission was constituted, and Raghavan Commission said that this type of the approach is not required. The purpose that we want to achieve is not getting, because the government had more control on the in the market, and this control has to be minimized. हमें कुछ पॉजिटिवली नहीं करना है, बस तीन ही चीजें स्टॉप करनी है. एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट खत्म कर दो, अगर डोमिनेंट पोजीशन में होके अब्यूज कर रहा है तो उसको प्रोहिबिट करो, और अगर कोई कॉम्बिनेशन हो रहा है, एक इंटरप्राइज बड़ी होके बाकी इंटरप्राइज को खा रही है थ्रू मर्जर एंड एक्विजिशन, तो उसको हमें रेगुलेट करना. अगर कंपटीशन पे उसका प्रभाव है तो उसको भी हम रोक सकते हैं. सो दिस इज अबाउट this constitutional basis. Now I am taking a second thing, history and development of competition law, antitrust law, liberalization, globalization, Raghavan committee report, competition एक्ट, यहाँ तक ले रहा हूँ. फिर डिफरेंस एंड ऑब्जेक्टिव, ये वाला जो ऑब्जेक्टिव है, जो ये वाला ऑब्जेक्टिव ऑफ कंपटीशन लॉ, और आपका ऑब्जेक्टिव तो हमने डिस्कस कर दिया. दिस सैलिएंट फीचर, जो सैलिएंट फीचर है, एंड डिफरेंस ये बाद में लेंगे. यहाँ तक ये वाला मैं ले रहा हूँ, हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ कंपटीशन लॉ, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, राघवन कमेटी एंड कंपटीशन एक्ट 2002. ये जो मैंने हाईलाइट किया है आप लोगों को मिल गया होगा. सो आई एम टेकिंग दिस टॉपिक. ओके, अब कंपटीशन लॉ का डेवलपमेंट हम समझते हैं. एंड जैसा कि मैंने बताया कि कंपटीशन लॉ वाज इनेक्टेड, दिस कंपटीशन पीस ऑफ लेजिस्लेशन दैट वी हैव, दिस इज इनेक्टेड इन 2002 इन द 21st century, लॉन्ग आफ्टर इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस, आजादी के बहुत साल बाद. उससे पहले भी एक लॉ था इसी सब्जेक्ट के ऊपर था, बट उसकी अप्रोच अलग थी. MRTP एक्ट, मोनोपोलीज एंड डिस्ट्रक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस. इसका नाम ही सजेस्ट करता है कि ये जो एक्ट था, MRTP एक्ट, इसका पर्पस था कि मोनोपोली ना हो और ऐसी ट्रेड प्रैक्टिस ना हो जो कि रिस्ट्रिक्ट करे बाकी इंटरप्राइजेस को इंटर करने के लिए. और इसमें जब इनेक्ट हुआ था 1969 में, तो इसके अंदर दो प्रैक्टिसेस को प्रोहिबिट करता था. एक तो मोनोपोलिस्टिक प्रैक्टिस जिसको हम MTP कहते हैं, दूसरी रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस जिसको RTP कहते हैं. एंड आफ्टर दैट इन 1977 एक कमेटी की रिकमेंडेशन हुई और उसको 1984 में इम्प्लीमेंट किया. तो उसके बाद में एक UTP भी आया, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस. सो MRTP एक्ट में तीन तरह की प्रैक्टिसेस को प्रोहिबिट था, MTP, RTP, UTP. MTP, RTP, UTP, मोनोपोलिस्टिक ट्रेड प्रैक्टिस, रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस. बट ये दोनों ही सब्जेक्ट वो भी 1969 में आया, इतना लेट हुआ. और कैसे कंपटीशन जो है वो वर्ल्ड लेवल पे किस तरह से इस कंपटीशन के प्रति लेजिस्लेचर्स का ध्यान गया और लॉ इनेक्ट होने लगे. सो दिस टॉपिक यू कैन राइट, डेवलपमेंट ऑफ कंपटीशन लॉ. See, if we trace in the ancient history, the early example in the ancient, or you can say the very ancient example of competition was, we can take from Roman Republic. In Roman Republic, around 50 BC, before Christ, 50 BC, there was a law named as Lex Julia de Anova. LEX, Lex, Julia, 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 DE, Anova, ANNOVE, ANNOVA, sorry, Annona, ANNONA, Lex Julia Annona. So ये सबसे पुराना एंशियंट हिस्ट्री में ये पुराना लॉ है जो कि
किसी तरह से कंपटीशन को प्रोटेक्ट करता था। एंड इसके अंदर ये था कि अगर कोई इंटरप्राइजेज हैं और वो किसी भी तरीके से अगर ट्रेड को प्रभावित करते हैं, कॉर्न से रिलेटेड ट्रेड, बिकॉज कॉर्न इज वेरी इसेंशियल, कौन से रिलेटेड ट्रेड को प्रभावित करते हैं डायरेक्ट या डेलिब्रेट एक्ट से, या कौन की सप्लाई नहीं करते हैं, ठीक है, तो इस तरह की प्रैक्टिस को जो है वो हैवी फाइन के साथ प्रोहिबिट किया गया था इस एक्ट के अंदर, इस लॉ के अंदर। सो दिस इज द सम ट्रेसेस ऑफ कंपटीशन इन द एंशिएंट रीजन। But the modern competition law was started with the when the economies was start boosting. It was through during the colonial period in the 18th century. That means 17 something onward. In the 1600, if you remember, भारत के इतिहास में 1600 में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बनी और फिर बिजनेस स्टार्ट होने लगा, फिर वर्ल्ड का जो बिजनेस था दीज पावर हैव फाइंड आउट डिफरेंट अदर रूट। बिजनेस उससे पहले भी होता था, इंडिया के प्रोडक्ट्स जो हैं वो यूरोप में उससे पहले भी पहुंचते थे सिल्क रूट के थ्रू, इंडिया एंड चाइना के प्रोडक्ट। बट जब डिफरेंट सी रूट्स और अलग अलग खुले और नई जो सिविलाइजेशंस डिस्कवर हुई, नए मार्केट डिस्कवर हुए लाइक अमेरिका, कनाडा, और ये अलग अलग मार्केट हुए और वर्ल्ड लेवल पे जब बिजनेस होने लगा, तो 18th सेंचुरी के अंदर जब इस तरह का होना लगा, तो this modern competition law was start developing. And first, there the theories were also developed. There was a person, Adam Smith, Adamsmith. Adam Smith has written a book, The Wealth of Nations. And in the book Wealth of Nation, he talk about invisible hands, कि किसी नेशन की वेल्थ कैसे बढ़ती है, उसकी इकोनॉमी कैसे परफॉर्म वेल्थ करती है, कुछ इनविजिबल हैंड हैं ऐसे जो दिखते नहीं हैं। एंड ही आर्ग्यूड दैट दीज इनविजिबल हैंड्स आर कंपटीशन। अगर कंपटीशन होगा तो ओवरऑल वेल्थ बढ़ेगी, ओवरऑल प्रोडक्ट बढ़ेंगे, ओवरऑल इकोनॉमी परफॉर्म वेल करेगी, लोगों को रोजगार मिलेगा, कंपटीशन मिलेगा, लोगों को कॉम्पीट करने के लिए एक इंस्पिरेशन मिलेगी, एक मोटिवेशन मिलेगा। And the first country to having the specific law was USA. In 1890, 1890, in United States of America, Sherman Act was passed. The Sherman Act 1890. And as per Sherman Act, within the states of the America, if there is ट्रस्ट फॉर्मेशन की कंपनी जो है वो ट्रस्ट फॉर्म कर रहे हैं, मोनोपोली फॉर्म कर रहे हैं थ्रू द एग्रीमेंट्स। और ये नाम जो कंपटीशन लॉ को एंटी ट्रस्ट लॉ बोलते हैं, ये नाम भी अमेरिका के उस लॉ से आया। सो दिस एंटी ट्रस्ट एक्टिविटी वाज मेड punishable, was prohibited. So from in the modern world, the competition law was started from this 1819 piece of legislation. Before there was only some policy, etc. And after that, in 1914, America enacted another law, that was Clayton Act, Clayton, Clayton Act. Then to inquire into the this type of the antitrust activity in the USA, Federal Trade Commission Act 1914 was established. So in the America, this Federal Trade Commission, FTC, this FTC is like our CCI, Competition Commission of India. सो ये FTC का काम है कि जो एंटी ट्रस्ट एक्टिविटीज हैं, जो एंटी कॉम्पिटिटिव एक्टिविटीज हैं, उनको कैसे प्रोहिबिट किया जाए, उनको किस तरह से वो इंक्वायरी वगैरह होता है, वो फेडरल ट्रेड कमीशन ऑफ यूएसए करता है। देन इन द अदर कंट्रीज आल्सो इट वाज स्टार्टेड विद डिफरेंट नेम। यूके में भी लॉ था जिसको रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस नाम का एक लॉ पास किया, और बाकी जगह पे भी ये धीरे धीरे स्टार्ट हो गया। When India has started deliberating on it before 1947, sorry, we are under British control, and Britisher, they have destroyed our whole economy
because their very purpose is not to participate in the development of the country, but just to make it as a colony. And these colonial powers start not only disturbing our culture but also dis- destroying our economy. By destroying, India was before that was the hub of many commodity and products. We have our own domestic industry, cotton, and these industry, India was in the top play. Then the industrialization started, and these Britisher have invented these machines through which the fabric can be framed. So जो हमारे जो ट्रेडिशनल जुलाई वगैरह थे उन सब का बिजनेस चला गया, बिकॉज उनमें थोड़ा कॉस्ट ज्यादा होता है, और यहाँ से वो कॉटन वगैरह करते थे, और वहां जाके मानचेस्टर जैसी जगह जो उनकी इंडस्ट्रियल यूनिट्स होती थी वहां पे वो मैन्युफैक्चरिंग करते थे. एंड बिफोर दैट देर वॉज नो लॉ कि वो कंपटीशन करें. ब्रिटिश एम्पायर ही स्टार्ट एक कंपनी के द्वारा किया जो कि उसको मोनोपोली थी, पेट्रोनाइज था ब्रिटिश एम्पायर के द्वारा. एंड 1857 तक से 1600 से 1857 के बीच में ब्रिटिश कंपनी को जो ब्रिटिश कंपनी थी उसको ही पूरा कंट्रोल था. मूवीज वगैरह में देखा होगा कि कंपनी सरकार. जो 1757 में प्लासी का वार, उसके बाद में बक्सर के वार के बाद में इनको रिवेन्यू मिली. सो 1600 से 1757 तक तो ये केवल एक ट्रेडिंग यूनिटी थे. बट उसके बाद में जब ये इन्होंने धीरे धीरे रिवेन्यू सेक्टर में भी कदम रखा और इंडिया पे कंट्रोल करना शुरू किया, तो उस समय तक केवल कंपनी का अधिकार था और ब्रिटिश सरकार को उससे डायरेक्टली नहीं था. लेकिन व्हेन 1857 में जब रिवोल्ट हुआ और उस संघर्ष के बाद में ऐसा हुआ कि भाई हमारे हाथ से ही चला जाएगा, तो फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डायरेक्ट कंट्रोल ले लिया, क्राउन ने डायरेक्ट कंट्रोल ले लिया. 1858 1857 1858 में उन्होंने जो लॉ पास किया उसके बाद में क्राउन के पास चला गया. और उससे पहले जो भी रेगुलेटिंग एक्ट वगैरह जो थे वो कंपनी के थ्रू थे, जिनको आप डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के फॉर्म में भी कह सकते हैं. लेकिन उसके बाद में फिर डायरेक्ट क्राउन के हम नीचे आए. और उस समय तक भी जो सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर था, जो सबसे बड़ा मार्केट था, वो था ब्रिटिश एम्पायर, ब्रिटिश क्राउन इटसेल्फ. चाहे जो फॉरेस्ट लॉ होते हैं जो हमारे बर्मा और इंडिया के, जो बर्मा से बहुत जो टीक होता है जिसको हम आप लकड़ी वगैरह जो है, और जो लंदन वगैरह में जो बहुत उनके लकड़ी के जो भवन देखते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, वो सारी लकड़ी बर्मा और यहाँ से गई हुई है टीक. सो वो तो खुद अपनी कंपनीज को पेट्रोनाइज किए होते, खुद अपने आप में एक बिजनेस एंटिटी थे, तो कंपटीशन का उनको कोई सवाल ही नहीं था. देन फाइनली वी गॉट इंडिपेंडेंस इन 1947. जब 1947 में हमने इंडिपेंडेंट की तो कंट्री के सामने बहुत सारे चैलेंजेस थे कि कैसे इकोनॉमी को करना है, कैसे हम इकोनॉमी को परफॉर्म करवाएं ताकि जितने उस समय 32-33 करोड़ लोग थे उनको खाना तक मिल सके. बिकॉज व्हाट द ब्रिटिशर हैज लेफ्ट इज इन ए वेरी डायलिपिटेटेड सिचुएशन. कंट्री को पूरा तोड़ मरोड़ के रख दिया था. हमारे पास इकोनॉमी को परफॉर्म करने वाले मार्केट प्लेयर नहीं थे. लोगों को प्रोडक्ट हो क्या करें, उनको भूख के खाने के लाले पड़े हुए थे. And so the government thought there that we will have the socialist type of the model. Socialist model we will have. And कैसे डेवलपमेंट करेंगे, तो गवर्नमेंट थॉट दैट वी हैव 5 ईयर प्लान. कुछ कुछ अचीव करते हैं, कुछ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर तो बनाते हैं. बिकॉज कंपनी को एस्टेब्लिश करने का, आज हम एंटरप्रेन्योर्स की बात कर रहे हैं, स्टार्टअप्स की बात कर रहे हैं. क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आईआईटी आईआईएम से लोग पढ़ के आ रहे हैं. उस समय तो हमारे पास लिटरेसी भी बहुत कम थी. बिजनेस कैसे स्टेब्लिश होंगे? सो इंडिया चोज टू सेंट्रलाइज प्लान्ड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर थ्रू द 5 year these plans, and socialist model that was command and control model. Command and control model we started to start. In 1948, Industrial Policy Resolution was passed. And with this Industrial Policy Resolution was the first step in the competition establishment. After this Industrial Policy Resolution in 1951, a law was passed. And the name of that law was Industrial Development and Regulation Act, IDRA. Industrial Development and Regulation Act
empower the government to regulate almost every aspect of the functioning of private sector. That अगर प्राइवेट सेक्टर, पहले हमने सोशलिज्म का मॉडल फॉलो किया, एंड दैट सोशलिज्म इज नॉट एज सोशलिज्म एज इट इज कंटेम्पलेटेड लाइक द चाइना स्टार्टेड, उस तरह का सोशलिज्म नहीं, एक सेपरेट सोशलिज्म जिसमें प्राइवेट को भी हम अलाउ करते हैं बट उस लेवल पे नहीं। नेहरूवियन सोशलिज्म को उसको नाम दिया जाता है, बिकॉज प्राइवेट प्लेयर्स भी वी वांट, जो टाटा बिरला, जो हमारे जो डोमेस्टिक प्लेयर्स हैं जो हमने डेवलप करना शुरू किए, सो गवर्नमेंट लेकिन कंट्रोल रखना शुरू किया कि ये लोग अपना अब्यूज ना करने लगे, ये लोग मार्केट में मोनोपोली ना क्रिएट करने लगे। उसके बाद में भी इंडियन इकोनॉमी वाज नॉट परफॉर्म वेल, सो a committee was constituted, Hazari Committee, and this Hazari Committee gave recommendation. After the recommendation of Hazari Committee, more changes were brought into the this legislation, and through that, legislation, because that was also not affected in that manner. So 1960 तक आते आते ये हुआ कि हमें एक कमीशन बनाना चाहिए जो कि पूरा मार्केट स्ट्रक्चर और इकोनॉमी को पढ़ के हमें एक आइडिया दे कि हम किस तरह का एक लॉ बनाएं सो दैट आवर इकोनॉमी परफॉर्म वेल। तब तक इंडिया ने कुछ अचीवमेंट भी किया, कुछ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलपमेंट करने पे फोकस किया। एंड सो इन 1964, सो पहला डेवलपमेंट 1948, देन 1951, फिर हजारी कमेटी, एंड नेक्स्ट इज 1964 a commission was constituted, and that name of that commission was Monopolies Inquiry Commission 1964, Monopolies Inquiry Commission 1964, शॉर्ट में इसको MIC बोलते हैं। गवर्नमेंट टेकिंग द हेल्प ऑफ आर्टिकल 39 B and C, उन्होंने कहा कि भाई आप देश का पूरा देखो, क्या कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ है इस देश में, क्या हमारा इकोनॉमिक सिस्टम इस तरह से ऑपरेट हो रहा है। एंड द नेहरू गवर्नमेंट फॉर दिस कमीशन अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ जस्टिस केसी दास गुप्ता। जस्टिस केसी दास गुप्ता, हु वाज देन जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, in April 1964 this commission was constituted to inquire the extent and effect of the concentration of economic power in private hand, prevalence of monopolistic and restrictive trade practices in important sector of the economic activities other than agriculture. एग्रीकल्चर को तो कॉन्स्टिट्यूशन में भी छोड़ा हुआ है जो शेड्यूल्स में है। सो एग्रीकल्चर के अलावा जितने भी इंपॉर्टेंट सेक्टर है उसमें प्राइवेट प्लेयर क्या मोनोपोली है उनकी, किस तरह से वो रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस करते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, कितने मार्केट में प्लेयर्स हैं, और दैट वाज ऑब्वियस दैट इन द मार्केट the wealth was concentrated in few hands. There were only few in big enterprises and rest were only poor people. Now this commission has went into the detailed inquiry of the market. कौन से सेक्टर में कौन कौन से प्लेयर हैं, कितनी वेल्थ है, कितनी यूनिट्स हैं, कैसे काम करते हैं, एंड फाइनली इट सबमिटेड रिपोर्ट इन 1 year. On October 31st, 1965, Monopolies Inquiry Commission, MIC, gave its report to the government, and in that report it shows that there are only few private player that is in the market, and because of that the wealth of the country is in the few hands. There is no distribution of wealth properly. Our economic system also that we have developed through the planning system and this IDRA Act was not acting in such a manner that prevent the concentration of the wealth, and economic system is not operating for the common good. And so on that, a statute was drafted. The statute was drafted by taking these three central idea in the mind. और कौन से वो 3 सेंट्रल आइडिया थे कि ऐसा लॉ बनाना है जिससे कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ ना हो, तो MRTP एक्ट का 3रा चैप्टर उसी को डेडिकेट है। ऐसा एक्ट बनाना है जिसके अंदर मोनोपोलिस्टिक प्रैक्टिस है उसको हम नहीं होने देंगे, तो वो भी उसमें स्पेशल है।
एंड थर्ड एस्पेक्ट की रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस ना हो, ऐसा कंपनीज ऐसे काम ना करें कि एक ट्रेड बैरियर क्रिएट हो जाए, या गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसी ना बनाए जिससे कि ट्रेड बैरियर क्रिएट हो जाए। एंड दिस एक्ट वाज ड्राफ्टेड, एक्ट वाज पुट इन द फॉर्म ऑफ द बिल बिफोर द पार्लियामेंट। अब आपको पता है लॉ बनने में टाइम लगता है। सो 1965 से स्टार्ट हुआ एंड इन 1969 द लॉ वाज मेड, and this name of the law was Monopolies and Restrictive Trade Practice Act 1969. The Monopolies and Restrictive Trade Practice Act 1969, in the short MRTP Act. MRTP Act. Now, when we see the preamble of the MRTP Act, it says that an act to provide that the operation of economic system does not result in the concentration of economic power to the common detriment, for the control of monopolies, for the provision of monopolistic and restrictive trade practice, and for the matters connected therewith or incidental thereto. सो प्रेम्बल से सीधा हिंट मिलता है कि जो एमआईसी की जो रिकमेंडेशन थी, उन रिकमेंडेशंस को बेस बना के इस एक्ट को, उन रिकमेंडेशन को अचीव करने के लिए दैट ऑब्जेक्टिव दिस एक्ट वाज इनेक्टेड। एंड इन दिस एक्ट वही स्कीम है उसी तरह की, एक चैप्टर कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ के लिए, एक चैप्टर मोनोपोलीज के लिए, एक चैप्टर रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस के लिए। एंड मैटर इंसिडेंटल की इसको कैसे अप्लाई करेंगे, तो उसके लिए कहा कि भाई एमआरटीपी एक्ट में एक कमीशन स्टेब्लिश होगा जो कि मार्केट रेगुलेटर का काम करेगा। तो एमआरटीपी कमीशन, कुछ प्रोविजन के एमआरटीपी कमीशन कैसे इंक्वायरी करेगा, एमआरटीपी कमीशन के मेंबर कैसे अपॉइंट होंगे। सो इस सारे स्कीम के साथ ये एक्ट था। एंड आफ्टर दिस bill was debated when this act came enacted in 1969. This act was notified in 1970. In June 1970 it is notified. केवल लॉ इनेक्ट करने, लॉ इनेक्ट में हमारा पार्लियामेंट लॉ इनेक्ट करता है जो सेंट्रल लेजिस्लेशन होता है। एंड आप सबको पता है कि उसके 3 ऑर्गन होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा एंड फाइनली प्रेसिडेंट। तो लोकसभा और राज्यसभा में पास होके मेजोरिटी से, सिंपल मेजोरिटी से, फिर इसको आपको प्रेसिडेंट का असेंट लेना पड़ता है। प्रेसिडेंट के असेंट के बाद में पीस ऑफ लेजिस्लेशन प्रिपेयर्ड है, बट ये ऑपरेशन में तब आता है जब इसको गैजेट में नोटिफाई किया जाता है। जब तक गैजेट में नोटिफाई नहीं किया जाता तब तक ऑपरेशन में नहीं आता है। एक लेबर लॉ में बेंगलोर वाटर सप्लाई केस है, एंड आफ्टर दिस बेंगलोर वाटर सप्लाई केस एक अमेंडमेंट पास होता है, बट वो अमेंडमेंट कभी नोटिफाई नहीं हुआ और वो कभी फोर्स में नहीं आया। सो ये लॉ जून 1970 में जो है नोटिफाई होता है, कमीशन इस्टेब्लिश किया जाता है, एमआरटीपी कमीशन, जैसा कि स्कीम है उसके अकॉर्डिंग। एंड the act was, this commission was start functioning. This MRTP Act deals with concept of monopolistic and restrictive trade practices, but later on, after this 1977 report, High Powered Committee report, after this High Powered Committee report, in 1984 amendment होता है। तो जो 1977 की जो कमिटी होती है उसकी रिपोर्ट के बाद में 1984 में UTP was also included, unfair trade practices was also included. So before that there was only NTP and RTP, monopolistic trade practice or restrictive trade practices. This MRTP Act was designed to avoid economic concentration of the power in Indian economy by existence of surveillance and adopting proper measure in case of economic concentration. Now the scheme of this legislation is that one chapter related to concentration of wealth, जहाँ पे बहुत controlling power थी गवर्नमेंट की, and जो ज़्यादा controlling power गवर्नमेंट को दे दी, that was also turned to be disastrous. The MRTP Act was conceptually comprehensive in canvas when it was drafted because it has the character of economic liberty aimed to preserving the free and unaffected competition as a rule of the economy, and it regulate those 3 types of the practices.
The monopolistic trade practice means the trade practice which has or likely to have the effect on maintaining the price of goods or services at the unreasonable level. Getting monopoly, getting the monopoly in the market so that it is not affected by, its consumers, it is not affected by market forces, is the monopolistic trade practices. Restrictive trade practice means trade practice which have the effect on preventing, distorting, or restricting competition in any manner, and in particular, which create the trade barrier which obstruct the free flow of the enterprises in the market. And certain common type of the restrictive trade practice जो कि MRTP एक्ट में था कि ये प्रैक्टिसेस रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस हैं, लाइक रिफ्यूजल टू डील। अभी ये सारे ट्रेड प्रैक्टिसेस हमारे सेक्शन 3 सबसेक्शन 4 में आपको मिलेंगे। रिफ्यूजल टू सेल, इसको भी रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस। सपोज एक इंटरप्राइजेज है ए, एंड वो प्रोडक्ट बी को ही बेचती है, सी उसके पास आया कि मैं इससे ज्यादा दाम दूंगा, मुझे आप बेचो, मुझे भी आगे रीसेल करना है। वो कहा नहीं, मैं नहीं बेचता। दैट मीन सी इज नॉट गेटिंग फेयर चांस। रिफ्यूजल टू डील, टाई अप सेल्स, फुल लाइन फोर्सिंग, एक्सक्लूसिव डीलिंग, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, रीसेल प्राइस मेंटेनेंस, एरिया रिस्ट्रिक्शन कि आपको एजेंसी दी जाती है लेकिन आप इसी एरिया में बेचोगे। तो ये जो एक्टिविटीज जो कि अब सेक्शन 3 सबसेक्शन 4 में कवर हैं, इनको रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस उस समय कहा गया था। और जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हैं उसमें होर्डिंग, जमाखोरी, मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट, उनको अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस कहा गया है। कंपटीशन लॉ जो हमारा नया ये लॉ है, इसके अंदर अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस नहीं है। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस अब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का पार्ट है। तो मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट एंड ऑल दोस थिंग्स, वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, जो कि न्यू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट भी आ गया है। पहले हमारे पास था कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 एंड द न्यू लॉ इज कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। सो एमटीपी और आरटीपी उसका वर्जन तो हमारे इसमें है, कंपटीशन लॉ में जो एमआरटीपी में था, बट यूटीपी जो है वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर कवर होता है, बिकॉज डायरेक्टली वो मार्केट को अफेक्ट नहीं करता। ओके, तो जो 1977 की जो कमेटी थी, हाई पावर्ड कमेटी या सच्चर कमेटी, उस सच्चर कमेटी के बाद में जो 1984 में यूटीपी आया था, नाउ दैट यूटीपी इज नॉट द पार्ट ऑफ द कंपटीशन एक्ट, इट इज द पार्ट ऑफ द कंज्यूमर रिजीम। सो ये पूरा आपका जो है कंपटीशन सॉरी एमआरटीपी एक्ट था। अब एमआरटीपी एक्ट कैसा परफॉर्म कर रहा था? आफ्टर 5-7 years, गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूटेड ए हाई पावर्ड कमेटी हेडेड बाय सच्चर, जज सच्चर, और देखा कि हमने जो 1969 में जो एक्ट बनाया उसके बाद में भी हमारी इकोनॉमी उस तरह से परफॉर्म नहीं कर रही जिस तरह का हमें एक्सपेक्टेड था। साथ की इकोनॉमी चाइना वगैरह बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। सो व्हाट वी शुड डू, आप रिव्यू करो एमआरटीपी एक्ट को, इसके अंदर क्या खामियां हैं, क्या कमियां हैं, कैसे उनको दूर करें ताकि मार्केट इकोनॉमी जो है वो बेटर परफॉर्म करे। So with the passage of time, it was noticed that the objective of MRTP Act could not be achieved as to the desired extent. And so in June 1977, government has appointed this committee. And government appointed this committee with the object to give the report that required the changes in the MRTP, to read the every provision of MRTP, and to find out its drawback or shortcoming. The committee have duly observed, and after that the committee gave its report. In that report 3 points were very very important. पहला, कमेटी ने कहा कि आपका एक्ट सही है, बट इस एक्ट के अंदर क्या है कि आपने कंपटीशन तो स्टेब्लिश करने की बात कही है, लेकिन आप ये जो लॉ आपका जो है वो आपने लिखा हुआ है कि दिस लॉ विल नॉट अप्लाई, एमआरटीपी एक्ट विल नॉट अप्लाई विद द गवर्नमेंट इंटरप्राइजेस। गवर्नमेंट इंटरप्राइजेस जो गवर्नमेंट की जो कंपनी है या गवर्नमेंट बिजनेस कर रहे हैं उनको स्पेसिफिकली एक्सक्लूड किया गया है। अब आप नया कंपटीशन लॉ देखेंगे, कंपटीशन जो एक्ट है हमारा, उसके अंदर चाहे गवर्नमेंट इंटरप्राइज हो या प्राइवेट इंटरप्राइजेज हो, कंपटीशन आपको बनाना है। अगर आपकी एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट है
तो आप गवर्नमेंट हो तो भी पेनल्टी मिलेगी, चाहे गवर्नमेंट कंपनी हो चाहे गवर्नमेंट इटसेल्फ काम कर रही है। एंड हमने केस देखा, सेकंड केस जो आपका इसमें लिखा हुआ है, आप देखो टॉपिक 1 में, सीसीआई कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, सीसीआई मतलब कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया वर्सेस स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। नाउ दिस स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड इज ए पीएसयू, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, गवर्नमेंट कंपनी। सो गवर्नमेंट कंपनी एग्जेम्प्टेड नहीं है, उनको भी वही चीज फॉलो करनी है, वो भी एंटी कॉम्पिटेटिव एग्रीमेंट नहीं कर सकती, वो भी एब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन नहीं कर सकती, वो भी कॉम्बिनेशन वगैरह करेंगे तो इंक्वायरी होगी। लेकिन एमआरटीपी एक्ट में गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट इंटरप्राइजेज ट्रेड यूनियन को स्पेसिफिकली एक्सक्लूड किया हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट वाली क्लास में हम उसको देखेंगे भी, जब उसको प्रॉपर करेंगे तो। सो विड्रॉल ऑफ जो ये जो आपने एग्जम्प्ट किया है इसको विड्रॉ करो, बिकॉज इट सीम्स टू बी द वोलेशन ऑफ आर्टिकल 14 आल्सो। अभी भी एग्जम्पशन है, सेक्शन 54 में एग्जम्पशन है, बट वो एग्जम्पशन किसी स्पेशल इंटरप्राइज को नहीं है कि गवर्नमेंट की है नॉन गवर्नमेंट की। अगर किसी पर्टिकुलर सेक्टर को ही एज ए सेक्टर को ही एग्जेम्प्ट करना चाहती है गवर्नमेंट, तो उसको एग्जेम्प्ट कर सकती है। बट एमआरटीपी एक्ट में जो ब्लंडर किया हुआ था, जो गलती की हुई थी कि गवर्नमेंट इंटरप्राइजेज को इंक्वायरी से के बाहर किया हुआ था कि गवर्नमेंट इंटरप्राइजेज है तो उस पर इंक्वायरी नहीं हो सकती। सो विड्रॉल ऑफ द एग्जेम्पशन टू पब्लिक इंटरप्राइजेज टू बी एबल टू चेक मोनोपोलिस्टिक, रिस्ट्रिक्टिव एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। तो आपने जो एग्जेम्पशन पब्लिक इंटरप्राइजेज को दिया हुआ है इसको आप खत्म करो। सेकंड, आप एमआरटीपी के स्कोप को बढ़ाओ, उसकी पावर को बढ़ाओ, ताकि वो जो है उसको पावर को बढ़ाओ ताकि वो प्रॉपरली जो है एक्शन ले सके। जो एमआरटीपी था वो केवल was not having extraterritorial jurisdiction like our competition commission of India has under the competition act। सेक्शन 32 देखो आप कंपटीशन एक्ट का, कि जो सेक्शन 3 में एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट की बात करते हैं, वो जरूरी नहीं एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट इंडिया में ही हो, वो इंडिया से बाहर भी हो, लेकिन अगर उसका प्रभाव इंडिया में पड़ेगा तो सीसीआई एक्शन ले सकता है, सीसीआई इंक्वायरी कर सकता है। बट एमआरटीपी एक्ट में एमआरटीपी कमीशन ये नहीं कर सकता था। एमआरटीपी के कमीशन के पास कोई लॉन्ग आर्म स्टैट्यूट नहीं था, कोई एक्स्ट्रा टेरिटोरियल पावर नहीं थी, तो इन्होंने कहा कि आप ये कमीशन का जो है पावर बढ़ाइए। एंड थर्ड, कि देर आर सम अदर प्रैक्टिसेस दैट आल्सो इनडायरेक्टली अफेक्टिंग मार्केट। कुछ इंटरप्राइजेस तो compete करती है, कुछ इंटरप्राइज झूठी एडवर्टीजमेंट के थ्रू वो अपना मार्केट शेयर बढ़ाती हैं। तो कहता है कि अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस भी हैं जिनको शॉर्ट में यूटीपी कहते हैं, और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस लाइक सप्लाई ऑफ द हजार्डस प्रोडक्ट्स, होर्डिंग, मिसलीडिंग एंड डिसेप्टिव एडवर्टीजमेंट, इनको भी इंक्लूड करो एमआरटीपी एक्ट में। नाउ ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस क्या होती हैं? Unfair trade practice, and unfair trade practice means trade practice which for promotion of sale, use or supply of any goods or provision of services adopt unfair method or deceptive method. Like unfair method, like giving the, you know, uh, coupon with that, giving the more price on that particular thing, and deceptive, misleading advertisement। अब मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट में लो है एंड देर आर सो मेनी थिंग्स, इसी में सुरोगेसी एडवर्टीजमेंट भी आती है। अभी बहुत से वो आप देखो एडवर्टीजमेंट कितनी फनी होती हैं, लेकिन क्या डिसेप्टिव एडवर्टीजमेंट है, क्या मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट है, दैट इज डिफरेंट क्वेश्चन। ठीक है, आई एम नॉट गोइंग इन दैट क्वेश्चन, बट कुछ एग्जांपल आप मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट का देखो। दाने दाने में केसर का दम, तो ये कहीं ना कहीं कंज्यूमर को बता रहा है कि इसके अंदर केसर है, बट एक्चुअली उसमें केसर है या नहीं है। अब बाकी जो प्रोडक्ट आप खा रहे हो, बाकी प्रोडक्ट यूज कर रहे हो, उसमें तो ऐसा नहीं है। या आप साबुन में देखो इसमें एलमंड है, इसमें एलोवेरा है। सो अगर वो डिसेप्टिवली है, अगर वो झूठ बोल रहे हैं, वो बेच रहे हैं, तो ऐसा भी कंपटीशन को प्रभावित करता है, और ऐसी प्रैक्टिसेस को यूटीपी कहा गया, और इनको शामिल करने के लिए सच्चर कमेटी ने जो है रिकमेंडेशन दी। नाउ 1984 का अमेंडमेंट करके मैं यहीं पे स्टॉप करूंगा, बाकी का हम बाद में करेंगे।
अब इस जो सच्चर कमेटी की जो रिकमेंडेशन थी, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए गवर्नमेंट प्रोड्यूस द अमेंडमेंट बिल, and that amendment bill was put before the parliament and it was passed in the 1984. And in 1984 this MRTP Amendment Act 1984 happened. और जो रिकमेंडेशन थी सच्चर कमेटी की, वो तीन में से दो रिकमेंडेशन उन्होंने मान ली कि यूटीपी इंक्लूड कर देंगे, और जो है गवर्नमेंट को भी करेंगे। लेकिन गवर्नमेंट वाला भी उन्होंने प्रॉपर नहीं माना और कमीशन की पावर वाला भी उन्होंने प्रॉपर तरीके से माना नहीं। कुछ और इंटरप्राइजेस थे जिन्होंने उनको कंट्रोल में लिया, बाकी नहीं है। सो prior to 1984, this MRTP Commission was not having provisions protection of consumer against the false or misleading advertisement or similar unfair trade practices. But then, after Sachar Committee recommended, the Sachar Committee has implemented this unfair trade practices. A new section and chapter was introduced related to unfair trade practices, and this unfair trade practices also got this MRTP got the cognizance of advertisement, deceptive advertisement, false representation, bargain sale, bait and switch selling। बेट जो मछली पकड़ने के लिए बेट लगाते हैं ना, बेट एंड स्विच सेलिंग। सपोज किसी ने कहा कि जो है ये पेन आप हम जो कि पेन आता है, ये पेन हम आपको 2 रुपीज में दे रहे हैं, इस तरह से पेन दिखाते हैं कि ये पेन आपको 2 रुपीज में दे रहे हैं। और जब आप इसको लेने जाते हो तो कहते हैं जी इसकी कैप जो है वो 5 रुपए की अलग से आएगी, और कैप के बिना ये पेन वैसे सूख जाएगा। तो इस तरह की बेट एंड स्विच सेलिंग, ऑफरिंग ऑफ बिग गिफ्ट्स ऑन द प्रोडक्ट, कि आप ये साइकिल खरीदो, चाहे वो साइकिल की क्वालिटी कम हो, लेकिन उस पे अगर एक साइकिल, 1000 साइकिल या लाख साइकिल पे एक कार मिलेगी। अब वो किसको कार मिलेगी, ये दैट इज डिफरेंट क्वेश्चन, बट वो जो है वो गिफ्ट के कारण उसकी सेल बढ़ाते, तो दैट वाज आल्सो अनफेयर। ऑफरिंग गिफ्ट प्राइज फॉर प्रमोशनल कंटेस्टेंट, प्रोडक्ट सेफ्टी standard, hoarding and destruction of goods. So there are these type of certain practices जिनको specifically categorically unfair trade practice में section 38A के, या I'm not knowing the exact, so that in the next class when we will discuss the difference, then we will discuss in the detail. This was added as the unfair trade practice, and this became the part of the MRTP Act. Now after 1984 also, the required result was not given, the economy was not performed well, and ऐसी situation हो गई कि हमारे पास तो because जो इकोनॉमी हमारी थी दैट टाइम वाज द क्लोज इकोनॉमी, कुछ ही सेक्टर थे जिनमें कुछ प्राइवेट काम कर सकते हैं कितना, बिकॉज गवर्नमेंट का कंट्रोल एंड कमांड पावर था। सो व्हेन रीचिंग अप टू द 1987, 88, 89, government thought how to enhance our economy, because even we do not have the sufficient foreign exchange to pay the payments of the petrol, etc. And so then finance minister Sri Manmohan Singh ji, Dr. Manmohan Singh ji, he suggested कि हमें अपनी इकोनॉमी खोल देनी चाहिए, बिकॉज इकोनॉमी जब हम ओपन करेंगे तो बाकी इंटरप्राइजेस भी आएंगे, फेयर कंपटीशन होगा, इकोनॉमी परफॉर्म करेगी, बेटर परफॉर्म करेगी। And so in 1990, India opened its market. So that was the globalization, privatization, and liberalization. And in the short, it is known as LPG. Gas wala nahi, LPG. L means liberalization, P means privatization, G means liberalization. Okay. So private जो प्लेयर थे वो कुछ ही सेक्टर में थे, फिर प्राइवेट प्लेयर्स हमने सब सेक्टर्स में खोल दिए, धीरे धीरे रिटेल में भी हमने खोल दिया भाई। सो इसका पर्पस था कि हम अपनी इकोनॉमी को कैसे परफॉर्म वेल करवाएं, बिकॉज दैट एक्ट वाज नॉट गिवन। बट देयर वाज फियर आल्सो दैट व्हेन वी आर ओपनिंग द मार्केट, ये हमारे डोमेस्टिक प्लेयर्स के लिए कैसा होगा। बड़ी इंटरप्राइजेज आएंगी तो जैसा कार्ल मार्क्स उन्होंने कहा, वो बड़ी इंटरप्राइजेज इतनी मोनोपोली क्रिएट कर लेंगी, या वो प्रेडिटरी प्राइसेस फॉलो करेंगी, या वो मर्जर और एक्विजिशन होने लगे, बाकी पता लगा सारा मार्केट ही उनके कंट्रोल में हो जाए। And so it was thought
that whether this law is sufficient or not. So law making process is very difficult, very time taking process. So जैसे इकोनॉमी ओपन 1990 में की, तो फेस्ट तो कहा कि अभी तो कुछ चेंजेस इसमें एमआरटीपी एक्ट में बनाते हैं, एंड देन वी विल मेक द कंप्लीट न्यू लॉ. So certain changes was made in consequence of this 1990 development. 1991 Amendment Act was passed. And after this 1991 Amendment Act, in the budget session, finance minister in 1999, suggested that we will constitute a commission, and that commission was known as Raghavan Commission. This commission will look into the matter and will suggest and draft the new law that meet the demand. There were certain other things that India became member of the World Trade Organization also. The World Trade Organization, as a member of India, enter into certain agreements. So वो भी implement करना था. और इन चीजों को देखते हुए राघवन राघवन कमीशन gave its recommendation in 2001, and फिर उन recommendations को बिल के रूप में पेश किया गया. Finally that bill was enacted in 2002. It got the president assent in 2003, and इस तरह से वो एक्ट आ में आया. तो ये लिबरलाइजेशन का थ्योरी, और लिबरलाइजेशन के बाद में अमेंडमेंट एक्ट के बाद में राघवन कमीशन ने क्या रिकमेंडेशन दी, डब्ल्यूटीओ और जो इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव, फिर इनेक्टमेंट ऑफ द 2002 एक्ट. एंड एक्ट इनेक्ट होने के बाद ही तुरंत जो है एक रिट पिटीशन फाइल हो गई, ब्रह्मदत्त वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. सो उस रिट पिटीशन के बाद में फिर कंपटीशन, जिसको पोस्ट लेजिस्लेशन डेवलपमेंट हम बोलेंगे, वो आया. और उसके बाद में 2005 में ये हुई, तो 2007 में कंपटीशन अमेंडमेंट एक्ट आया. फिर 2007 में अमेंडमेंट एक्ट के बाद में 2009 में दूसरा अमेंडमेंट एक्ट आया. फिर 2017 में एक और अमेंडमेंट एक्ट आया. और ये सारा डेवलपमेंट 2023 तक हम पढ़ेंगे. तो ये जो रेस्ट वाला जो पोर्शन है, दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास, बिकॉज you also has to go to that visit. So I stop here. अभी आपका कोई क्वेश्चन है तो मेरे से पूछ सकते हो. सर मैं ये पूछना चाहती थी कि आईपीआर का सिर्फ सिलेबस डिस्कस हो सकता है क्या नेक्स्ट क्लास में? आईपीआर का सिलेबस या इससे रिलेटेड होगा तो उसके लिए कोई सेपरेट क्लास ही करो, बिकॉज यहाँ तो हाँ. मैं सोच रहा था आईपीसी की क्लास भी स्टार्ट करने की सोच रहा था फर्स्ट ईयर के बच्चों के साथ. देखते हैं, अगर वो जब हो जाएगा तो उसमें करेंगे, बिकॉज आईपीआर का, हाँ जी, आईपीआर का सिलेबस, अगर आईपीआर का सिलेबस हम करेंगे तो पहले तो मुझे आईपीआर का आप सब्जेक्ट दोगे, बिकॉज आई एम नॉट टीचिंग, दो आई हैव रेड आईपीआर फुली ड्यूरिंग माय एलएलएम, बट हुआ ये कि उसके बाद में अभी तो पढ़ाया नहीं है, तो मुझे नहीं पता कौन कौन सी यूनिट है. तो कुछ मुझे लगा कि आप 2 सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, कंपटीशन और आईपीआर. नो, कंपटीशन जनरली आई टीच कंपटीशन एंड इन्वायरमेंटल लॉ. मैं बेसिकली बोरिंग सब्जेक्ट ज़्यादा पढ़ाता हूँ. सो इन्वायरमेंटल लॉ इस बार मैंने छोड़ के मैंने सोचा कि आईपीसी लेके देखता हूँ फर्स्ट ईयर के बच्चों की. सो कंपटीशन एंड आईपीसी आई एम टीचिंग. आईपीआर, बट आईपीआर का सिलेबस डिस्कस कर देंगे. आई विल डाउनलोड इट एंड देन वी विल डिस्कस. या मुझे आप भेज देना, यहाँ यू मे हैव माय नंबर सबके पास होगा ही मेरा. तो सिलेबस आप मुझे दे देना, मुझे एक दिन का समय लगेगा. एंड देन फॉर सम अदर मीटिंग वी विल डिस्कस, वो अलग तरह से मीटिंग उसमें करके उसमें डिस्कस कर लेंगे. ठीक है, बिकॉज आई विल आल्सो पुट सम एफर्ट टू फाइंड आउट कौन सा इम्पोर्टेंट सेक्शन है, किसमें क्या है, कितने नंबर का क्वेश्चन आ सकता है. तो उसके लिए भी तो थोड़ा समय चाहिए ना, अदरवाइज वो फिर ओपिनियन तो एक्सपर्ट ओपिनियन होंगे नहीं. तो उसके लिए हम कर लेंगे, नो इशू. एनी अदर क्वेश्चन? जिज्ञासा? अच्छा, जिज्ञासा, तुम्हारी कुछ जिज्ञासा हो? नो सर, ऑल क्लियर. ठीक है, चलो. सो आई स्टॉप हियर. गुड लक गाइस, वी विल मीट टुमारो. बाय बाय, सी यू. थैंक यू सर. थैंक यू.